हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो हम क्रॉनिकल मैगजीन कर रहे हैं और ये अप्रैल मंथ की मैगजीन कर रहे हैं और इससे पहले हम मई मंथ की मैगजीन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि मैं जितने भी सब्जेक्ट्स आपको करा रही हूँ उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, फटाफट से करेंगे। तो हमारा पहला इसमें न्यूज़ है समुद्र का बढ़ता स्तर, तटीय शहरों के लिए एक बढ़ती चिंता। 23 फरवरी 2025 को 2000 से 2023 तक वैश्विक ग्लेशियर द्रव्यमान परिवर्तनों का सामुदायिक अनुमान नामक एक अध्ययन ने खुलासा किया कि पिघलते ग्लेशियरों ने इस सदी में समुद्र स्तर में लगभग 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की है। यद्यपि यह वृद्धि मामूली लग सकती है, लेकिन ये विश्व भर में तटीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा कर रही है। अब इसके मुख्य तत्व और आंकड़े के बारे में बात करते हैं। तो वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि, तो 1880 से वैश्विक समुद्र स्तर में लगभग 21 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, जिसमें हाल के वर्षों में 0.42 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से तेजी आई है। ग्लेशियर पिघलना, तो पिछले 25 वर्षों में ग्लेशियरों ने प्रति वर्ष 273 अरब टन बर्फ खोई है, जो समुद्र स्तर में वृद्धि का कारण बन रही है। मुंबई की संवेदनशीलता, तो मुंबई की औसत ऊंचाई समुद्र स्तर से लगभग 10 मीटर है, जिससे ये भविष्य में समुद्र स्तर में वृद्धि के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। मुंबई जैसे शहरों ने समुद्र स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी, जिसमें 1987 से 2021 के बीच मुंबई में 4.44 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, जो भारतीय शहरों में सबसे अधिक है। क्षेत्रीय भिन्नताएं, तो दक्षिण पश्चिम भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्र स्तर में प्रतिवर्ष 2.5 मिलीमीटर की दर से वृद्धि हो रही है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। प्रोजेक्ट प्रभाव, 2050 तक वैश्विक समुद्र स्तर में और 20 सेंटीमीटर की वृद्धि होने की संभावना है, जो पिछले 100 वर्षों में हुए परिवर्तन को दोगुना कर देगा और बाढ़ की घटनाओं को बढ़ा देगा। अन्य अध्ययन, तो नासा द्वारा वित्त पोषित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि वर्ष 2100 तक यदि 1.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान वृद्धि बनी रहे तो ग्लेशियरों का 40% द्रव्यमान खो सकता है, जिसमें समुद्र स्तर में बड़ी वृद्धि होगी। नेक्स्ट है न्यूज़, मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक गिद्ध आबादी। तो हाल ही में मध्य प्रदेश वन विभाग के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय गिद्ध जनगणना में राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़ाकर 12,981 हो गई है। इसमें मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक गिद्ध आबादी वाला राज्य बन गया है। अब इसके मुख्य तथ्य की बात करते हैं। तो जनगणना और क्षेत्र, तो जनगणना और क्षेत्र में मध्य प्रदेश में ये जनगणना 16 सर्किलों, 64 डिवीजनों और 16 सर्किलों, 64 डिवीजनों और वन विभाग के 9 संरक्षित क्षेत्रों में आयोजित की गई है। अब आबादी में वृद्धि, तो 2019 में मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 8,397 थी, जो 2024 में बढ़कर 10,845 हो गई और इस तरह गिद्धों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। ठीक है, अब इसकी प्रमुख प्रजातियों की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख प्रवासी गिद्ध प्रजातियों में भूरा सिरवाला गिद्ध, जो कि रेड हेडेड वल्चर है, भारतीय गिद्ध, इंडियन वल्चर और मिश्र वाला गिद्ध, इजिप्टियन वल्चर शामिल है। इसके साथ ही 4 निवासी प्रजातियां हैं। सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध, जो कि वाइट रम्प्ड वल्चर है, लंबी चोंच वाला गिद्ध, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, पतली चोंच वाला गिद्ध और अन्य 2। 3 प्रवासी प्रजातियां हैं, धूसर घृतक और यूरोपियन घृतक और हिमालयन घृतक भी मौजूद है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की। तो भारत भर में WWF इंडिया ने वल्चर काउंट 2024 में अभियान के लॉन्च करने का फैसला किया। इसमें महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों की संख्या मॉनिटर और डेटा एकत्र किए जाएंगे। ये अभियान 7 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेगा। अब बात करते हैं भारत में अफ्रीकी चीतों का स्थानांतरण चिंताजनक है। तो 19 फरवरी 2025 को जारी सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज CWUS ने भारत में अफ्रीकी चीतों के 2022 और 2023 में स्थानांतरण से जुड़ी नैतिक, पारिस्थितिकी और कल्याणकारी चुनौतियों के संदर्भ में एक अध्ययन किया। इसके निष्कर्ष से परियोजना की व्यवहार्यताओं के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। अब इसके मुख्य तथ्य क्या है? तो उच्च मृत्यु दर क्या है? तो अध्ययन में पहले चरण में स्थानांतरित चीतों में 40 से 50% की मृत्यु दर की सूचना की गई है, जो अनुमानित 85% जीवित रहने की दर से काफ़ी कम है। तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं, चीतों ने उच्च तनाव स्तर का अनुभव किया, जो 90 से अधिक रासायनिक इम्मोबिलाइजेशन और बार बार पशु चिकित्सा हस्तक्षेपों से स्पष्ट है, जिससे उनके शारीरिक और मानसिक कल्याण के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। अब अस्थायी और अनैतिक, तो अध्ययन का तर्क है कि दक्षिणी अफ्रीका वार्षिक रूप से 12 से चीतों की निरंतर आपूर्ति पर भरोसा करके भारत में एक व्यवहार्य आबादी स्थापित करना
न तो पारस्परिक रूप से टिकाऊ है और ना ही नैतिक। अफ्रीकी चीता आबादी जंगलों में लगभग 6500 यानी कि 6500 परिपक्व व्यक्ति विशेष है पर मौजूदा दबावों को देखते हुए। प्रोजेक्ट चीता तो सितंबर 2022 में 20 अफ्रीकी चीतों, नामीबिया से 8 और दक्षिण अफ्रीका से 12 को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किया गया था। अब न्यूज़ है वैश्विक जल अंतराल, जल संकट और समाधान की। तो 18 फरवरी 2025 को वैश्विक जल अंतराल के बारे में हाल के अध्ययनों ने चिंताजनक परिदृश्य प्रस्तुत किया। वर्तमान में लगभग 458 अरब घन मीटर जल अंतराल प्रतिवर्ष मौजूद है, जो नवीकरणीय जल उपलब्धता और उपभोग के बीच के अंतर को दर्शाता है। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु है कि जल अंतराल की परिभाषा। तो जल अंतराल नवीकरणीय जल संसाधनों और उपभोग के बीच के अंतर को दर्शाता है, जो जलीय पर्यावरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जल अंतराल में वृद्धि तो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण जल अंतराल में वृद्धि की संभावना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि परिदृश्य में जल अंतराल 6% तक बढ़ सकता है, जबकि 3 डिग्री सेल्सियस परिदृश्य में ये 15% तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय प्रभाव की। तो जल अंतराल पूरे विश्व में मौजूद है, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जैसे पूर्वी अमेरिका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और भारत के कुछ हिस्से अधिक प्रभावित होंगे। भारत और चीन में जल अंतराल में सबसे बड़ी वृद्धि होने की संभावना है। महत्वपूर्ण जल बेसिन तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन सबसे अधिक प्रभावित है, जबकि सिंधु और मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली भी महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की स्थिरता कृषि और जल आपूर्ति के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं समाधान और प्रबंधन की। तो जल अंतराल को दूर करने के लिए अभिनव रणनीतियों की आवश्यकता है। इसमें लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश। पुणे रिवर फ्रंट परियोजना का विरोध 16 फरवरी 2025। पुणे रिवर फ्रंट परियोजना का विरोध 16 फरवरी 2025 को पुणे रिवर फ्रंट विकास परियोजना के खिलाफ एक चिपको विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसने विकास और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच चल रही बहस को उजागर किया। इसके मुख्य बिंदु हैं परियोजना विवरण। तो इस परियोजना का उद्देश्य पुणे में मुला मुथा नदियों के 44 किलोमीटर को सुशोभित करना है, जिसमें एक सैरगाह, नदी किनारे का विकास और बेहतर जल गुणवत्ता की योजना। अब बात करते हैं पर्यावरणीय चिंताओं की। तो प्रदर्शनकारियों को डर है कि इस परियोजना में बड़े पैमाने पर वृक्ष कटाई होगी और नदी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा। नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर परियोजना के प्रभाव और बाढ़ की संभावना बढ़ने के बारे में चिंता व्यक्त की गई। अब बात करते हैं सरकारी दृष्टिकोण की। तो पुणे महानगर पालिका पीएमसी का दावा है कि परियोजना नदी के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य में सुधार करेगी, नागरिकों के लिए मनोरंजनात्मक स्थान प्रदान करेगी और बाढ़ जैसी समस्याओं का समाधान करेगी। मुला मुथा एक नदी है जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर में मुला और मुथा नदियों के संगम से बनती है, जो आगे चलकर भीमा नदी में मिल जाती है, जो स्वयं कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत में चरम मौसम की घटनाओं पर जर्मन वॉच की रिपोर्ट। तो 11 फरवरी 2025 को प्रकाशित जर्मन वॉच की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 1993 और 2022 के बीच वैश्विक स्तर पर छठा सबसे अधिक प्रभावित देश है। मुख्यतः मृत्यु और आर्थिक नुकसान। रिपोर्ट में 80,000 लोगों की मौत और लगभग 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक नुकसान का उल्लेख है। चरम मौसम की घटनाएं 1993 में भारत में 400 से अधिक चरम मौसम की घटनाएं हुई, जिनमें विनाशकारी बाढ़, चक्रवात और लू शामिल है। वैश्विक संदर्भ विश्व स्तर पर 9,400 से अधिक चरम मौसम की घटनाओं के परिणामस्वरूप लगभग 7,65,000 मौतें हुई और लगभग 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ। आर्थिक प्रभाव। एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को 2070 तक संभावित रूप से 24.7% जीडीपी का नुकसान हो सकता है। जलवायु जोखिम सूचकांक इंगित करता है कि चरम मौसम की घटनाएं विशेष रूप से निम्न मध्यम आय वाले देशों को प्रभावित करती हैं। अरब प्रायद्वीप में अरबियन तेंदुए की वापसी। तो 10 फरवरी 2025 को विश्व अरबियन तेंदुआ दिवस पर प्रकाशित एक अध्ययन में गंभीर रूप से लुप्तप्राय उप प्रजाति अरबियन तेंदुए के ओमान के धोकर में नेजद पठार में उल्लेखनीय वापसी की सूचना दी गई। मुख्य तथ्य क्या है? तो घटती आबादी। तो अरबियन तेंदुए की आबादी आवास नुकसान, शिकार और मानव संघर्ष के कारण तेजी से घटी है। वापसी। तो दोपहर में नेजद पठार में अरबियन तेंदुए की वापसी प्रजाति के लिए उम्मीद की किरण है। आबादी का अनुमान। अरबियन तेंदुए की आबादी का अनुमान 100 से 120, जो मुख्य रूप से दोपहर में है। खतरे। शहरीकरण, खेती और अतिचारण, शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार अरबियन तेंदुए के अस्तित्व के लिए खतरे हैं। संरक्षण के प्रयास। तो आवास संरक्षण, शिकार, आबादी की बहाली, शिक्षा और जागरूकता, कानूनी सुरक्षा, बंदी प्रजनन और सहयोगात्मक प्रयास। अरबियन तेंदुए के संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं विभिन्न प्रयास।
अब बात करते हैं दीबू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में तेल अन्वेषण पर विवाद। तो 7 फरवरी 2025 को असम के दीबू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में तेल अन्वेषण से जुड़े विवाद ने गति पकड़ी, जब पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने शोध और विकास प्रस्ताव को कुछ सख्त शर्तों के साथ अनुशंसित किया। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पहले विस्तारित पहुंच ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग करके अनुसंधान की अनुमति मांगी थी, जिसे पहले पर्यावरणीय चिंताओं के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। इसके मुख्य बिंदु हैं विस्तारित पहुंच ड्रिलिंग तकनीक। ये तकनीक बिना सतह गड़बड़ी के 3500 से 4000 मीटर की गहराई तक क्षैतिज रूप से खुदाई करने में सक्षम है। ऑयल ने इस तकनीक का उपयोग कर केवल पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा, न कि प्रत्यक्ष रूप से तेल निकालने का। प्रस्ताव की पृष्ठभूमि। तो एफएसी ने पहले राष्ट्रीय उद्यान के अंदर 7 कुओं की खुदाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ये निर्णय पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया, विशेष रूप से 2020 में बागजान तेल क्षेत्र में हुई भीषण ब्लो आउट घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यानों और उनके आसपास खनन गतिविधियों पर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण से कृषि उत्पादन पर प्रभाव। 6 फरवरी 2025 को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए अध्ययन से पाया गया कि भारत में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण से गेहूं और चावल की पैदावार पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रदूषण मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। मुख्य बिंदु NO2 का स्रोत और निर्माण। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उच्च तापमान पर जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। इसके प्रमुख स्रोतों से वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक अपशिष्ट और कोयला आधारित बिजली संयंत्र शामिल है। स्वास्थ्य का प्रभाव। NO2 के संपर्क से आने से श्वसन संबंधी समस्याएं होती है। ये वायुमार्ग में सूजन, खांसी, घरघराहट और फेफड़ों की कार्यक्षमता को कम कर सकता है। अस्थमा के मरीजों और बच्चों पर इसका अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कृषि उत्पादन का प्रभाव। तो शोध के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से उत्पन्न NO2 के कारण गेहूं और चावल की पैदावार में कमी आई है। अनुमान है कि NO2 के कारण फसल क्षति से वार्षिक नुकसान लगभग $1 अरब तक हो सकता है। बायोस्प्लिस भाराटिक्स जलकृमि की नई प्रजाति की खोज। तो 6 फरवरी 2025 को शोधकर्ताओं ने सितंबर 2024 में पुणे के कोरीगढ़ किले के पास खोजी गई जलकृमि वाटर फ्ली की एक नई प्रजाति की खोज की घोषणा करी। ये प्रजाति उष्णकटिबंधीय एशिया में पहली बार पाई गई, जो पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है। इसके मुख्य बिंदु है तो प्रजाति का परिचय। तो ब्रायोस्प्लिस भाराटिक्स क्रस्टेशियस वर्ग का एक जलीय जीव है। आमतौर पर जलकृमि नदियों, तालाबों और जलाशयों में पाई जाती है, लेकिन ये प्रजाति अर्ध जलीय वातावरण में विकसित हुई है और यहाँ पर कोई मॉस पर कोई मौजूदा जल की पतली परतों में जीवित रहती है। कोई बोल रही थी काई, जहाँ यहाँ पर काई जो है, काई पर मौजूद जल की पतली परतों में जीवित रहती है। ठीक है। आवास और वितरण। इस प्रजाति के निकट संबंधी जीव पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका तथा न्यूजीलैंड के समान आवासों में पाए जाते हैं। इसकी खोज ने पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में और भी महत्वपूर्ण बना दिया। शारीरिक विशेषता। इसके एंटीना इस तरह विकसित हुए हैं कि ये मलबे से भरे जल की पतली परतों में आसानी से गतिशील रह सकता है। इसमें मुख्य आंखों का अभाव होता है, जिसमें ये कम रोशनी वाले वातावरण में बिना रंग भेद किए भोजन की तलाश कर सकता है। विकासवादी महत्व। तो इसके पूर्वजों के लगभग 200 मिलियन वर्ष पर गोंडवाना महाद्वीप के विभाजन से पहले भारतीय उपमहाद्वीप में रहने का अनुमान है। ये खोज भारत के प्राचीन पारिस्थितिकी इतिहास को दर्शाती है और यहाँ अन्य प्राचीन प्रजातियों की उपस्थिति की संभावना को भी इंगित करती है। अब बात करते हैं रॉस सागर में अंटार्कटिक अनुसंधान अभियान। तो 4 फरवरी 2025 को वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने अंटार्कटिका के रॉस सागर में एक 40 दिवसीय समुद्री अनुसंधान अभियान शुरू किया। इस अभियान का नेतृत्व समुद्री वैज्ञानिक शोरीन सोनिया क्यूबोलिया कर रही है और इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के जैव संसाधनों का अध्ययन करना है। मुख्य बिंदु। तो भौगोलिक स्थिति। रॉस सागर दक्षिणी महासागर में स्थित है और लगभग 1.55 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये केप एडेयर और केप कोलबैक के बीच स्थित है। यहाँ समुद्र तल की औसत गहराई 900 मीटर से कम है। जैव विविधता और संरक्षण। तो ये क्षेत्र स्पॉट पेंगुइनों की सबसे बड़ी कॉलोनी का घर है और इसे समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। यहाँ मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वैज्ञानिक पर्यावरण DNA का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यहाँ के जूप्लांक्टन और मछली समुदायों के वितरण को समझा जा सके। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो रॉस सागर जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये समुद्री बर्फ के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे वैश्विक महासागर धाराओं और ऊष्मा वितरण पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 की। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम सभी को पता है कि हम हर साल 2 फरवरी को मनाते हैं और ये दिन आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
नवीनतम थीम, तो इसकी थीम हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण है। भारत में रामसर स्थल, भारत ने 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं जो आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये स्थल हैं झारखंड में उद्वा झील, तमिलनाडु में तीर्थगढ़ और सक्करा कोट्टई और सिक्किम में खेचोपलरी। आर्द्र भूमि की परिभाषा, तो आर्द्र भूमि वे क्षेत्र हैं जहाँ पानी मिट्टी को ढकता है, चाहे स्थायी रूप से या मौसमी रूप से। इनमें दलदल और झीलें शामिल है। रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर में स्थापित किया गया था और ये आर्द्र भूमि के संरक्षण पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत में महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि, भारत में 89 रामसर स्थल है, तमिलनाडु में सबसे अधिक है 20 और पंजाब में 6 प्रमुख आर्द्र भूमि है जिनमें उत्तरी भारत की सबसे बड़ी हरीके पट्टन भी शामिल है। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा ये वाला टॉपिक भी फिनिश। अब हम कल के टॉपिक में करेंगे रिपोर्ट एवं सूचकांक। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहे। शेयर ज़रूर किया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि मुझे फीडबैक भी पता चलता रहे आपका, और शेयर करिए ताकि दूसरों की हेल्प हो सके, आपकी भी हेल्प हो सकती है और साथ साथ मेरी भी हेल्प होगी। तो पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।